अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक मलिक और आप देख रहे हैं ज़ाद टीवी। नाज़रीन, इस हमारे मुल्क पाकिस्तान में 70% आबादी का ताल्लुक ज़राअत से है। लेकिन क्या वजह है कि कभी यहाँ पे गन्नम का बुरान आ जाता है, कभी यहाँ पे आटे का बुरान आ जाता है, कभी हम चीनी की लाइनों में लगे होते हैं और कभी हमें किसी न किसी फसल में, किसी न किसी मद में, कभी दालों की कीमत का आसमान से बातें कर रही होती है। लेकिन हम अगर एग्रीकल्चर एक ज़रूरी मुल्क है हमारा, 70% लोग हमारे जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है और ये जो एक्सपोर्ट है इस वक्त वो 47% जो है वो दैट्स डिराइव विद एग्रीकल्चर। और इसके बावजूद अगर हम देखते हैं ज़मीन पे जो हमें 70% अगर लोग काम करें तो 30% लोगों का जो है वो खुराक की ज़रूरियात या गंदम की ज़रूरियात, खाने पीने की ज़रूरियात क्यों पूरी नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको चैलेंजेस क्या हैं, इन सब पे हमने डिस्कस करने के लिए आज अपने स्टूडियो में एक इंतहाई अहम शख्सियत को दावत दी है जो हमारे साथ मौजूद है और हमें बताएंगे कि हमारे जो इलाका है इसके लिए यहाँ पे फसलें कौन सी मौजू हैं, कौन सी फसलें हमें किस वक्त काश्त करनी चाहिए, उनमें चैलेंजेस क्या हैं, उनके बीज कैसे हैं, फल जो है वो हमें कौन से लगाने चाहिए, कौन से उगाने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी ज़मीन बेशुमार मौजूद है, लोग अपने अपने तौर पे काश्तकारी भी कर रहे हैं, लेकिन मुनासिब गाइडलाइन ना होने की वजह से वो जो उससे प्रोडक्शन हमें तवक्को होती है, जो फोरकास्ट की जाती है, वो उससे ज़्यादा क्या बल्कि वो कई दफ़ा हम उस तक भी नहीं पहुंच पाते। तो उसकी वजह जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक इंतहाई अहम शख्सियत को दावत दी है। वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या है और हमें इन चैलेंजेस से हमने निपटना क्या है। जी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब। आप साइंटिस्ट हैं और वीट इनका जो है वो प्रोफेशन है, शोबा है। गंदम का जो बैनुल-अक़वामी इदारा है मेक्सिको में, उसके साथ भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा मसूर, दालें, चने, फल, फ्रूट और इसके अलावा जो जितनी भी एग्रीकल्चर्स है उन पे अपनी एक गहरी निगाह रखते हैं, अपनी वाज़ेह नुक्ता नज़र भी रखते हैं और आज हमें ये बताएंगे कि हमारे इलाके में, हमारे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमें किन किन चैलेंजेस का सामना है और हम उन चैलेंजेस से निपटेंगे कैसे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए सर। सर जी, एक तो हमें ये बताइएगा कि ज़रा अपना प्रोफाइल आप बताएं कि आप हमें, जो हमारे सुनने वाले व्यूवर्स हैं, ये आपको देख रहे हैं, बड़ी तादाद जो हमारी मौजूद है, वो कि आपने किन किन शोबाजात में अब तक काम किया है और उसके बाद फिर हम आगे जो बातचीत को सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी, बुनियादी तौर पर मैंने ज़्यादातर गंदम की फसल पे काम किया है। जैसे आपने बताया कि मैं गंदम के जो आलमी अदारा है मेक्सिको में वो वाक़ है, मैंने उसमें भी काम किया है। तो पाकिस्तान का जो अदारा जिसमें आप कह लें कि सब्ज़ इनकलाब की इब्तदा हुई, डॉक्टर सरदार अहमद कुरैशी, डॉक्टर मंजूर अहमद बाजवा मरहूम, उन्होंने यहाँ 1965 में 1965 में एक इनकलाब की बुनियाद रखी थी जिसे दुनिया में सब्ज़ इनकलाब के नाम से जाना जाता है। उसके रूह रवां डॉक्टर नॉमन बोरलॉग थे और डॉक्टर बोरलॉग और ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं, हमारे अजीम साइंटिस्ट, इनके कोऑपरेशन से, इनके बाहमी इश्तराक से जो काम हुआ उसने पाकिस्तान में सब्ज़ इनकलाब की बुनियाद रखी, जिसमें जो गंदम की वैरायटी है मैक्सी पाक, वो मार्ज वजूद में है, जिसमें छोटा कद का जीन डाला गया। तो खादों की अफादियत जो थी ना, वो उसकी वजह से पैदावार बढ़ी। ठीक है। तो ये आप मेरे पाकिस्तानी भाइयों को ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जहाँ इस सब्ज़ इनकलाब ने जन्म लिया। ठीक है। फिर दुनिया के इंडिया में भी अगले साल में वो मटेरियल गया, उसके बाद पूरी दुनिया में ये गया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जहाँ ये मटेरियल 1965 यानी कि 1965 में ये काश्त किया गया। ठीक है। फिर उसी मॉडल को लेते हुए, सब्ज़ इनकलाब के मॉडल को लेते हुए दूसरी फसलों पर भी काम किया गया, मसलन चावल की फसल के ऊपर। उसमें भी छोटे कद के जीन डाले गए, जिसे उसमें भी जो खादों को जो रिस्पॉन्स देने की सलाहियत थी वो बढ़ गई, खादों के इस्तेमाल से पैदावार बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है। फिर 1993 में एक मसर की फसल के ऊपर, पहले मसूर की पैदावार बहुत कम होती थी, 10-12 मन पोटेंशियल था, इसमें भी कुछ इनकलाब आया। मसूर 93 के नाम से एक वैरायटी वो हुई जिसने इसकी पैदावार को, इसके यील्ड पोटेंशियल को बढ़ाया। ठीक है। फिर चने में एक C44 के नाम से एक नई किस्म आई, C44 के नाम से, जिसमें वो देसी चना होता था बारीक, तो उसका साइज़ मोटा हो गया, जैसे काबली चना होता है, तो वो एक इनकलाब आया। ये गालबन 1982 या 83 के करीब की बात है। ठीक है।
फिर अगर आप बात करें इनकी ऑयल सीड्स की, सरसों में कैनोला के नाम से जो इनकलाब आया, वो भी अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे की काविशों से आया, जिसमें हमने कैनोला टाइप जो कि दुनिया के बाहर के मुल्कों में थी, हमने अपने मटेरियल से हमारी अपनी वैराइटीज़ को कन्वर्ट किया कैनोला टाइप में। तो आज वो कैनोला टाइप जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिस तरह हमें आज जो इस तेलदार अजनास का जो बहरान है उसको कम करने में मदद मिलती है। उसके अलावा अगर आप मेज़ की बात करें, मकई की, तो हाइब्रिड मकई जो है वो भी अयूब रिसर्च के ज़ैली इदारा जो कि साहिवाल में है, उसने बनाई। तो वो हमारे जो हाइब्रिड्स हैं वो जो मल्टीनेशनल हाइब्रिड्स हैं उनसे बेहतर पैदावार देने वाले, वो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है। आप जिस फसल की भी नाम ले रहे हैं, अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे के फुटप्रिंट जो हैं वो हर खेत में मौजूद हैं। पंजाब के 90% जो हैं खेत, उनमें अयूब रिसर्च की किस्में लगती हैं। ठीक है। 8 या 10% में जो आप कह लें कि बाकी जो अदारे हैं, एटॉमिक एनर्जी के अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर है, उनकी वैराइटीज़ जो हैं वो अगर आप पूरी एरिया का लगाएं 8 से 10% एरिया पे वो लगती हैं। फिर इसके अलावा हमारी किस्में जो हैं वो सिंध, बलूचिस्तान और केपी, ठीक है, इन सूबों में भी लगती हैं। तो जो पंजाब का सीड सिस्टम है, क्योंकि मुझे सीड सिस्टम पे भी काम करने का मौका मिला है और मैंने सीड सिस्टम को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था, जिसने जो हमारी जो बुनियादी सीड है जिससे कि फार्म को देने वाला बीज बनता है, वो 40 टन से बढ़ाकर हमने उसकी इस्तेदाद को 425 टन तक किया सारी फसलों की। ठीक है। तो वो भी अयूब रिसर्च का एक कारनामा है, क्योंकि अयूब रिसर्च जो है वो ये इन अपनी वैराइटीज़ का, अपनी किस्मों का जो बीज है वो जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं और हमारा पंजाब सीड कॉर्पोरेशन है उनको देता है। ठीक है। उस बीज को आगे बढ़ाकर ज़्यादा मिकदार में उस बीज को इस्तेमाल करते हुए उसको मल्टीप्लाई कह लें आप, या उसको ज़्यादा बढ़ाकर तो वो उसको ज़िम्मेदारों तक पहुँचाते हैं। डॉक्टर साहब ये है कि चूँकि हमारा इलाका जो है बरानी इलाका है, यहाँ पे कोई नहरी सिस्टम तो है नहीं, कुछ लोगों ने अपने तौर पे ट्यूबवेल या सोलर सिस्टम लगाए होते हैं तो वो पानी के, लेकिन ज़्यादातर जो आप 90% इलाका जो है वो बरानी है और वो उसी पे होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमत नाजिल होगी तो वो फसलें हो जाएंगी। डॉक्टर साहब तो ये मुझे बताइएगा कि ये हम सिर्फ एक फसल काश्त करते हैं, मतलब इसकी देखिए गंदम हम ज़्यादातर यहाँ पे गंदम ही होती है क्योंकि उसकी दीगर वजूहत है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो फोकस है वो इससे वीट पे होता है कि भाई एक तो ये खुराक के भी काम आती है, दूसरा उनके जानवरों के भी काम आती है, और ज़्यादातर जो हमारी जो ज़मीनें हैं वो सारी तैयार की जाती हैं साल। तो सर क्या ये मुमकिन नहीं है कि इसका जो ड्यूरेशन जो है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, इसको स्मॉल ड्यूरेशन, इस पर भी कोई वर्क हुआ है कि आप एक साल में 2-3 फसलें उठा सकें, ऐसा मुमकिन है? गंदम की नहीं, गन्नम के अलावा आप कोई फसल उसके उस ज़मीन में काश्त कर सकें। मैं ये चाह रहा हूँ कि उस ज़मीन से हम कोई और फसलें ले सकते हैं सर। ये सारा साल हम इंतजार करते हैं कि गंदम ले लिए, अब 6 बजे फिर हम बैठेंगे इंतजार करेंगे। चूँकि आप इस इलाके में जो फोटोवाल का रीजन है, इसकी अपनी एक टोपोग्राफी है, इसका अपनी आप कह लें एक एनवायरनमेंट है, आबो हवा है, जिसके हिसाब से यहाँ मखसूस फसलें ही उगाई जा सकती हैं। ठीक है। ज़्यादातर जैसे आपने फरमाया जो रबी का सीज़न है उसमें गंदम मेन फसल है। ठीक है। अगर आप गर्मी में चले जाएँ खरीफ में तो उसमें मूंगफली मेन फसल है। दो ही फसलें, दो ही मेन फसलें हैं। तो अब ये इनका कोई ड्यूरेशन ऐसा है कि ये आपस में वो नहीं करती, मैच नहीं करती। वैसे मूंगफली थोड़ा सा अर्ली लग जाती है क्योंकि ज़मींदार ने मॉइस्चर को यूज़ करना होता है। ठीक है। गंदम की जो फसल का ड्यूरेशन कम करने की बात है ना, उस पर तो शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये क्लाइमेट की वजह से। ठीक है। उसकी वजह ये हम नवंबर में काश्त करते हैं और ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड में यहाँ हार्वेस्टिंग होती है। हाँ, तो उसकी वजह ये है कि दरमियान का बेसिकली जो गंदम है ना, ये 90-100 दिन की फसल है जैसे दूसरी फसलें हैं। ठीक है। इसमें आप वो टाइम माइनस कर लें जिसमें यहाँ टेम्परेचर जो बहुत लो रहता है, आप दिसंबर और जनवरी के महीने कह लें, तो अगर आप कैलकुलेट करें वो तकरीबन उनको माइनस करके तो 90 से 100 दिन बनता है। जब ये टेम्परेचर 4 डिग्री से कम जाता है, ठीक है, जिसे हम कोहर कहते हैं या हमारी पंजाबी ज़ुबान में कोरा कहते हैं, फोटवारी ज़ुबान में मुझे नहीं पता उसको क्या लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, कोरा ही कहते हैं। तो जब वो पड़ता है ना, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, गंदम की ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा, तो फिर ये जब कोरा ख़त्म होता है तो फिर ये ग्रोथ करती है। ठीक है। इस पौधे का ये दुनिया में कुछ मुल्कों में 1.5 साल की फसल भी है। यूरोप के जो मुल्क है ना, ठीक है, वो इसलिए कि वहाँ बर्फ़ पड़ती है इसके ऊपर,
अल्लाह ने इसमें सलाहियत दी हुई, ये बर्फ़ के अंदर दब जाती है अच्छा। और बाद में बर्फ़ ख़त्म होती है तो ये अपना ड्यूरेशन पूरा करके, अपना दौरानियाँ पूरा करके ये ना आगे जो है पैदावार देती है। ठीक है। वो किस्में और हैं। अच्छा। उन किस्मों में अगर बर्फ़ ना पड़े उनके ऊपर, उनमें सिट्टे नहीं निकलता, फ्लावरिंग नहीं होती, बीज नहीं बनता। अच्छा। लेकिन हमारी किस्में और है, हमारी स्प्रिंग वीट है, वो विंटर वीट है। ठीक है सर। हमारी किस्मों में पूरा ना भी पड़े, सिट्टा तो निकल आता है लेकिन ग्रोथ रुक जाती है उसकी वजह से। ठीक है सर। तो फिर इसका हम ड्यूरेशन कम नहीं कर सकते। ठीक है। ये इसकी ये रीज़न है, शॉर्टफॉल है जो कोरे का ड्यूरेशन है। हम्म। ग्राउंड नट में जो मूंगफली है उसमें कुछ ऐसी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, वो लगाएं तो उससे खतरा खा हो सकता है। लेकिन मैंने कुछ ज़मींदारों से बात की कि आप 2 फसलें क्यों नहीं लगाते। वो ये कहते हैं अगर हम एक फसल के बाद दूसरी लगाते हैं तो उससे पैदावार कम आती है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ का ज़मींदार जो है ना वो रिसोर्स पुअर फार्मर है। ठीक है। छोटा ज़मींदार है, उसके पास खाद के लिए पैसे नहीं। ठीक है। फिर उसको ये नहीं पता कि मैंने अगर खाद डाली या अच्छा बीज डाला तो उसके नतीजे में मुझे अच्छी फसल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। तो वो उस डर से वो जो रवायती तरीका है ना, बगैर बीज के, सॉरी बगैर खाद के, वो फसल को सिर्फ हल चलाता है, बीज डाल देता है, थोड़ी बहुत खाद को डालता है, वो नहीं डालता, तो वो उसी पे डिपेंड, उसकी वजह से यहाँ की। लेकिन डॉक्टर साहब एक तो ये भी है ना कि यहाँ पे अब अगर बीज की हम बात करें तो बीज की भी इस वक्त मेरे ख्याल 13 या 14 किस्में हैं। वो बेनज़ीर है, आबादगार है, वो मोमल है, वो बहुत सारी किस्में ऐसी हैं। तो एक आम जो फार्मर है उसको कैसे पता लगेगा कि मेरा जो बीज है मैंने इस इलाके के लिए। जिन किस्मों का आपने नाम लिया ना वो सिंध की किस्में हैं। ठीक है। एक बदकिस्मती ये है कि हमारा जो सीड बेचने वाले लोग हैं ना वो मिसगाइड करते हैं, वो बताते नहीं है कि आपने ये है। आप देखें, आपके लिए जो बेहतरीन किस्में हैं वो हमारा जो बारानी ज़राई तहकीकाती इदारा है चकवाल में, या फतेह जंग में हमारा स्टेशन है एक, उसकी किस्में हैं। ठीक है। उसके बाद आप NARC वो फोटोआ के अंदर ही है इस्लामाबाद में, उसकी किस्में हैं। तो ये किस्में आपके इलाके के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है। इस एनवायरनमेंट में, इस आबो हवा में बनती हैं, इसके लिए वो बहुत मौजूद होती हैं। मसलन अब वीट की किस्म, गंदम की किस्म MA21 है, MA21। ठीक है। बड़ी अच्छी किस्म है, बरानी 17 है। सही है। तो ये अच्छी किस्में, इस अदारे की किस्में हैं। तो इसका जो सीड सिस्टम में काम करने से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर क्यों इसका बीज नहीं बनाता है इन किस्मों का। ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ का ज़मींदार जो है ना, ज़्यादातर ज़मींदार घर का बीज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मार्केटिंग का इशू है उनको। सही है। तो वो कम बनाते हैं। तो हम कोशिश तो हमने की है, सीड कॉर्पोरेशन से भी कहा है मैंने, ज़बरदस्ती उनको सीड कॉर्पोरेशन को इस साल MA21 का जो बुनियादी बीज है वो दिया है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें। ज़मींदार आते हैं बाज़ का, मतलब डिमांड होती भी लेकिन वो भी पूरी नहीं होती। होता क्या है, वो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमारी पंजाब, सेंट्रल पंजाब की किस्में हैं या वह सिंध की हैं वो आ जाती हैं। ठीक है। अभी 3-4 साल पहले की बात है, एक हमारी सिंध की किस्म थी TD1। ठीक है। वो लोगों ने यहाँ बहुत लगाई, एपिडेमिक आ गया रस्ट का। वो यहाँ जो रस्ट की किस्म है कुंगी की, जर्द कुंगी, जो पीली कुंगी, वो यहाँ ज़्यादा कॉमन है इस रीजन में। ठीक है। इसमें दूसरी कुंगी की जो किस्में हैं ना, जो ब्राउन कुंगी या स्याह कुंगी, वो हमला नहीं करती। ठीक है। हमें उसके लिए रेजिस्टेंट किस्में चाहिए होती हैं। ठीक है। सिंध की किस्मों में वो तो बिल्कुल रेजिस्टेंट नहीं होती जर्द कुंगी की, वहाँ दूसरी 2 मसला हैं। तो वो जब लगती हैं इस तरह की किस्में तो बीमारी आती है ना, वो बिल्कुल उड़ जाती हैं, ज़ीरो पैदावार हो जाती है। इसलिए एक तो मेरी ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि अपने इलाके की किस्म जो है ना वो लगाएं। कुछ किस्में हैं हमारी सेंट्रल पंजाब की जो जहाँ लग सकती हैं, मसलन अरूज हमारी ये किस्म है। ठीक है। वो आपके इलाके में अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर जहाँ लगाई। अभी सर देखिए ना, 20 नवंबर के बाद तो स्टार्ट हो रहा है, सीज़न हमारा स्टार्ट हो रहा है ना। बिल्कुल हमने बड़ा अच्छा टाइम मिला है कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि लोगों को ये बड़ा अच्छा ये मैसेज जाएगा। अभी सर ये हमारे इलाके में जो लोग काश्तकार जो बैठे हुए हैं, जो कल परसों तरसों से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा बीज यूज़ करें जो ये हो कि उनको अगर बारिश खुदा न खास्ता पड़ जाती है फ़ौरन उसके बाद, या कोई ये पेस्टिसाइड वाला आता है कीड़े मकोड़ों वाला वो चीज़, और उसके बाद आगे लॉन्ग टर्म फसल पे भी बारिश आ जाती है, आंधी तूफान आता है, तो इन सारे फैक्टर्स को सामने रख के को हमें बताएं कि कौन सा बीज ये इस्तेमाल करें जो सबसे बेहतर। MA21 मैंने बात की है, बरानी 17 है, फतेह जंग 16 है, बोरलग 16 उसकी किस्म है, NARC की है। एक चकवाल के नाम के भी था कोई, वो पुरानी हो गई। पुरानी हो गई। वो किस्म, हाँ वो ये होता है ना, एक किस्म का एक अरसा होता है, दौरान उम्र होती है। अच्छा। उसके बाद उसको भी बीमारी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। वो अपना उम्र पूरी कर चुकी है। वो अच्छा, अब चकवाल 50 होती थी वो। ठीक है। वो पुरानी किस्म है। अच्छा। अभी फिर आप अगर आपने अब
इनका बीज ना मिले तो फिर आप अरूज जो किस्म है वो आपके इलाके में अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अकबर अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसके अलावा अरूज या अकबर का तो बीज आराम से अवेलेबल है। हाँ, उसके अलावा मैं और कोई किस्म रिकमेंड नहीं करता। अच्छा। हाँ, NARC बरानी दरा चकवाल या जो हमारा बरानी एक स्टेशन है चकवाल का इंस्टीट्यूट का ही, बरानी इंस्टीट्यूट चकवाल का फतेह जंग में, ठीक है, उसकी वैरायटी जो है ना, ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। अगर हमारे फैसलाबाद की वैरायटी की बात करें तो उसमें अरूज और अकबर। अच्छा सर, तो इसमें चलें, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया हमारे सुनने वालों को। तो इसमें सर जी अब कौन सी खाद किस टाइम डालनी है, जो कि हम आप चाह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं सर। मतलब ये ना कि जितने मामला जितनी, क्योंकि गाइडलाइन की यहाँ पे बहुत सारी कमी है सर। काम हम लोग कर रहे हैं और लगे हुए हैं, ख़ानदान बेचारे, वो औरतें बच्चे सारे लगे हुए हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्शन हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो नहीं आती सर। तो ज़रा से ये बताएं कि ये कौन सी खाद इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, कब कब टाइम, इनका पानी का कौन सा टाइम होता है, कितने अर्से बाद पहला पानी, दूसरा पानी तो आपके पास, जिनके पास पानी है सर, जिनके पास पानी है, क्योंकि कुछ लोगों ने ट्यूबवेल का अरेंज किया हुआ है सर, जिनके पास पानी अवेलेबल है किसी न किसी हवाले से, उनके लिए तो ये रिकमेंडेशन है कि वो 1.5 बोरी DAP, ठीक है, 1.5 या बोरी उसके मुतबादल सिंगल सुपरफास्फेट या दूसरी जो है नाइट्रोफास, ठीक है, वो बुझाई के वक्त इस्तेमाल कर लें। ठीक है, पहले पानी पे 1 बोरी यूरिया और दूसरे पानी पे फसल की हालत को देखते हुए आधी से 1 बोरी यूरिया, या अगर बहुत अच्छी हालत है तो ना भी इस्तेमाल करें। ठीक है, दूसरे वो फसल की हालत को देखते हुए ना 1 बोरी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत है ना करें कम की, वो ज़मींदार को पता लग जाता है फसल देखने से। ठीक है, तो ये मिकदार काफ़ी है आपके यहाँ के फार्मर के लिए। आधी बोरी पोटाशियम सल्फेट, पोटाश जो है, पोटाश, ठीक है, वो भी इस्तेमाल कर ले तो उससे भी उसकी जो फसल है, ठीक है, उस पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। सही है। पानी जो है वो देना है आपने एक तो 20 से 21 दिन बाद, जब पौधा अपने वो जो टिल्लर्स है जिनमें शाखें कहते हैं वो बनाना शुरू कर दे। दूसरा पानी गोब की हालत में देना है। मेरा ख्याल है यहाँ पानी की कमी है, 2 ही पानी लग सकते हैं, कुछ बारिश, 2 पानी काफ़ी हैं यहाँ पे। अच्छा सर, तो जड़ी बूटियों के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए, जड़ी बूटियों जो है ना गंदम की फसल के लिए, वो उसके लिए जो, अब मैं टिपिकली आपको कोई दवाई रिकमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि प्राइवेट ब्रांड है। जो कर सकते हैं आपके ऑफिस से, आप हमारे ऑफिस से, या अपने जो आपके एक्सटेंशन के वर्कर आपके इलाके में मौजूद हैं, आप उनसे पूछ लें। ठीक है, क्योंकि वो देखना पड़ता है कौन सी जड़ी बूटी खेत में है, उसके हिसाब से फिर वो जड़ी बूटी के मुताबिक, ठीक है, उसकी मौजूदगी के मुताबिक हमें उसका इंतखाब करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं 1-2 दवाइयों के नाम ले दूं, वो उस जड़ी बूटी को ना मारें जो उनके खेत में मौजूद है, तो फिर वो कहेंगे जी डॉक्टर साहब आए थे और हमें बता गए, हमने इस्तेमाल की। वो लेकिन परिंदों को खुद भगाना है। हाँ, ये परिंदों, हाँ, उनको उनसे पूछें, जो आपके एक्सटेंशन वर्कर है ना, उनसे आप पूछ लें, वो आपको इंशाल्लाह वो ये बताएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्रोडक्शन है इसको बेहतर किस तरह, मतलब हम पाकिस्तान में जो हम देखें, ये बुरान आप भी देखते हैं ज़रा, इसी माशरे का हिस्सा है, तो गए बगए जो होता है कि जी, एक तो मैंने जैसे पहले बात की कि 70% हमारी आबादी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, और हमने बहुत ज़्यादा अभी रकबा भी जो है वो इससे है। तो ये क्यों आते हैं सर, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम उसकी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती? ये ना इसमें हम अवाम ज़िम्मेदार हैं। लोग कहते हैं हुकूमत, मैं नहीं कहता कि हुकूमत नहीं ज़िम्मेदार, हम अवाम ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, नंबर 1, हम अपने इलाके के हिसाब से सही फसल का इंतखाब नहीं करते। सही है, किस्म की हमने बात कर ली, हम किस्म का भी, फिर फसल की सही किस्म का इंतखाब नहीं करते। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि मेरा जो मेरा इलाका है, मेरा रकबा है, वो किस फसल के लिए मौजूद है। तो एक यहाँ वो क्रॉपिंग पैटर्न बने हुए हैं। अब कुछ इलाका जो है वहाँ सरसों ज़्यादा लगती है, ठीक है, कुछ में गंदम ज़्यादा लगती है। अब 10% जो एरिया है वो आप हमारा फोटवार का जो है ना, वो टोटल जो है प्रोडक्शन पंजाब की वीट गंदम की, वो ये फोटवार का इलाका जो है वो दे रहा है। ठीक है, बमुताबिक रकबा। अच्छा, अगर आप बमुताबिक कर लें प्रोडक्शन टनेज, तो 7 से 8% है। 7 से 8%, हाँ, ठीक है, ओवरऑल पूरे मुल्क की जो है। तो इसमें मज़ीद बेहतरी इसमें इस तरह, अब जी अगर आप कहें ना कि पैदावार बढ़ानी है, तो आपकी पैदावार अब इरीगेटर के बराबर तो हो नहीं सकती, ये रिस्क जोन है। ठीक है, कुछ जहाँ थोड़ी बहुत ही आपाशी दस्तियाब है वहाँ तो बढ़ सकती है। ठीक है, ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। ठीक है, मेरा वैसे जो एक हम रिकमेंड करते हैं अक्सर पॉलिसी टॉक्स में गवर्नमेंट को,
हम ये कहते हैं कि जो इस तरह के इलाके हैं ना जहाँ गंदम की प्रोडक्शन कम है, हमें वहाँ ऐसी फसलों को फ़रोग देना चाहिए जिनके लिए पानी की कमी, पानी कम इस्तेमाल करती हैं। ज़रूरत कम पानी की ज़रूरत है। ठीक है। आप दालें कह लें, आप सरसों कह लें, ठीक है, इनकी कम ज़रूरत है। इनकी कम ज़रूरत है हाँ, सर। अगर हम इस पे गवर्नमेंट, भी बात हाँ करते हैं। ये हम नहीं कर सकते कि हम अपने फोटवार के काश्तकार को कहें कि आप गंदम को बिल्कुल छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। वो नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल सर। एक मिनट में उसकी जैसे आपने कहा कि उसको अपने आपको दानों की मैं भी ज़रूरत है। इंटरप्ट कर रहा हूँ भूसे सर, की। मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद मैं फिर आपसे बात करूँगा। हमारे डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब से हमारी बातचीत जारी है, और आप का जो आज का जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह ये बहुत हद तक मुफीद होगा आपके लिए और मालूमाती भी होगा। प्रोग्राम जारी है, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और यहीं से अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहासबा और मैं हूं मोहम्मद शफीक मलिक। हमारे साथ डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे दीगर जो फसलें हमारी गन्नम के अलावा भी अगर आप उस जो फसलें उगाना चाहते हैं वो अगर आप इस पर चाहें, जो हमारी आबो हवा है वो कैसी है, कौन सी फसल यहाँ पे उग सकती है, कौन सी फसल आपके लिए बेहतर है, इलाके के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, और आपकी जो अपनी वो फैमिली लाइफ है वो भी जो ख़ानदानी वो उसमें बेहतरी आ सकती है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप बेहतरी ला सकते हैं। उस वजह से डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, गन्नम के अलावा कौन सी फसल जो है यहाँ पे हमारा जो फार्मर है उसके लिए ऑप्शन मौजूद है कि वो उस तरफ भी उसको जाना चाहिए? गन्नम वो नहीं छोड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत साथ जो है आप मशवरा क्या देंगे कि भाई अगर आप ये करें तो आपकी ज़्यादा उसमें अर्निंग भी हो सकती है और फ़ायदेमंद भी हो सकती है वो? एक तो मैं फोटवार के हर काश्तकार को ये मशवरा दूंगा कि कम से कम जो कैनोला सरसों है वो इतनी ज़रूर लगाए जिससे वो अपने घर के जो तेल की, कुकिंग ऑयल की ज़रूरियात है ना वो पूरा कर सके। ठीक है। मसलन मैं अब खाने का तेल, मैं खुद ज़मींदार फैमिली से हूँ, तो मैं पंजाब का जो सेंट्रल जोन है जिसको सबसे ज़्यादा फर्टाइल जोन कहा जाता है, जहाँ आलू, मकई, चावल और सब्जियात की फसलें होती हैं। ठीक है। तो हम अपनी फैमिली के लिए 1 एकड़ सरसों ज़रूर लगाते हैं। ठीक है। जिससे हमारी जो साल भर की जो होती है ना वो हमारी तकरीबन हम 15 से 20 फैमिली मेंबर हैं, 20 के करीबन फैमिली मेंबर हैं, जिनके लिए वो जो है 1 एकड़ सरसों जो है ना वो काफ़ी है। तो सर ये इसकी प्रोसेसिंग फिर कैसे करेंगे, वो भी थोड़ा बता दें। कोई इसके लिए ख़ास काम करने, आम कोल्हू से हम तेल निकलवाते हैं। अच्छा। बगैर किसी सफाई के हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बेहतरीन है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। आप सरसों लेके जाएं, आम कोल्हू से तेल निकलवाओ, उसको इस्तेमाल करें, उसको कोई पकाना, प्रोसेस किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वैसे रिफाइनमेंट का एक तरीका है, लेकिन आपको वो भी करने की ज़रूरत है। बस उसको ज़रा अच्छे उसके बाद कपड़े से अच्छी तरह कर लें। ठीक है। भून लें उसको। ठीक है। तो जो उसमें जो अनवांटेड चीज़ें हैं, मतलब को तिनके हैं, वो निकल जाएंगे, आपका साफ तेल हो जाएगा। अच्छा। आराम से उसको इस्तेमाल करें ना, उसके कुछ जाएगा का आपको मसला। ठीक है। तो वैसे पहले रिलेक्टेंसी होती है घर की ख़वातीन को, हमने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यूज्ड हो जाती है। एक दफ़ा बस पकौड़े निकलवाल को खिला दें, ठीक है, उसमें वो फिर चल जाती, फिर वो एक दफ़ा खा कर उनको यकीन हो जाता है नहीं इसकी ठीक है वो। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो वो तो मेरे अपने मार्केट में जो अवेलेबल हैं उससे सर ये फार बेटर है, बहुत बेहतर है उससे। ऐसे ही है जैसे आपने घर का दूध इस्तेमाल कर लिया या आपने कहीं बाजार से दूध लेके इस्तेमाल कर लिया, इतना फ़र्क है। इतना फ़र्क है इसके अंदर। अब मैं इससे ज़्यादा आपको आसान लफ्ज़ों में ये समझा नहीं सकता। ठीक है। अगला मसला है दालों का। ठीक है सर। तो कम से कम मेरी यहाँ के हर ज़मींदार से गुजारिश है कि चने और मसूर वो कम से कम इस सीज़न में अपने खाने के लिए ज़रूर लगाए, ज़्यादा नहीं लगाने ना उसने। ठीक है। उसके लिए कोई नहीं, आपको बीज अवेलेबल है, हमारे अदारे में बीज आपको मिल सकता है उसकी 1-2 गोटियाँ करनी पड़ती हैं। इसमें जड़ी बूटियाँ, गंदम में तो वो दवाइयाँ हैं उसे मर्जी, इसमें जो दवाइयाँ दस्तयाब नहीं है। ठीक है। आपको गोटियाँ 1-2 करनी पड़ेंगी, वो कर लें आप, इंशाल्लाह अच्छी फसल ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक हमारे पास जो परसेप्शन है चने के बारे में, मैं आपसे मालूमात देता हूँ कि वो कहते हैं कि ये नहीं, वो पंजाबी कहते हैं तोड़ नहीं चढ़ता, इसमें ना कभी चनी पड़ जाती है, कभी कीड़ा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो उस वजह से लोग उस तरफ जाते नहीं हैं। तो ज़रा ये बताइएगा कि उसमें कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, या ये जो 2 खदशात हैं हाँ उनसे हम कैसे बच सकते हैं? वो उसका मसला ये है कि असल में ये जो फसल है ना, ये बहुत ही इन्वायरमेंट सेंसिटिव है। ज़्यादा बारिश होगी तब मुसीबत, कम होगी तब मुसीबत। ठीक है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके लिए एक तो ये है कि जब आपने इस फसल को लगाए ना, आप इसमें खाद का इस्तेमाल फास्फोरस का करें, यूरिया का ना करें। अच्छा। वो भी कम करें।
ठीक है। तो दूसरा इसका ये है कि आप किस्म वो लगाएं जिस पे बीमारी कम आती है। कम आती है। जो आम मंडी में अवेलेबल बीज है ना, मुहैया दस्तयाब है, ठीक है। वो पता नहीं क्या होता है, अच्छा, फिर उसमें बीमारी आती है। कोई हमारी जो इम्पोर्टेड बीज भी होता है या नहीं कोई सर, इसमें इम्पोर्टेड कोई ना, इम्पोर्टेड बीज जो होता है ना, मैं ये भी क्लियर कर दूं जी, अपने काश्तकर बहुत भाइयों सी के चीज़ें लिए, ऐसी बेची जा रही हैं कि जी ये इम्पोर्टेड है और बाहर से किसी आया है, फसल चाइना से आया का है। इम्पोर्टेड बीज आप आंखें बंद करके इस्तेमाल ना करें। ठीक है। जो इम्पोर्टेड बीज होता है वो उस इलाके की आबो हवा के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। हमारी आबो हवा के लिए नहीं होता। ठीक है। बल्कि मैं यहाँ तक दावे से कह सकता हूँ कि इंडियन पंजाब की वैरायटी किस्में पाकिस्तानी पंजाब में अडॉप्ट नहीं कर सकती। अच्छा। मसलन एक देता हूँ आपको, एक मिसाल देता हूँ, PBW343, PBW343 ठीक है। इंडिया की एक बहुत मशहूर किस्म है। अच्छा। वो पाकिस्तानी पंजाब में हमने उसकी एक सिस्टर लाइन MH97 के नाम से अप्रूव की थी यहाँ, वो नहीं कामयाब हो सकती। ठीक है। इनकलाब 99 इस आबो हवा में ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और जो मैंने बात की कि गंदम के आलमी इदारे में मैंने काम किया, उन्होंने अपनी म्यूज़ियम में इन 2 वैराइटीज़ का स्पेशल एक तस्वीर लगाई हुई है और वहाँ उस पर लिखा हुआ है मेगा वैराइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसने इंडिया में राज किया, इसने पाकिस्तान में राज किया। अच्छा। सिर्फ हमें थोड़ी सी वो 1 हफ़्ता कम ड्यूरेशन की वैराइटीज़ चाहिए, ठीक है। जो 1 हफ़्ता कम ले पकने में। इंडियन पंजाब में थोड़ा सा 1 हफ़्ता लंबे ड्यूरेशन की वैराइटीज़ चाहिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा आबो हवा का हमारा फ़र्क है, हमारी वो ज़रा ज़्यादा गर्म है चाहिए। इंडियन पंजाब की निस्बत। ठीक है। इसी तरह आप दालों की बात करते हैं ना, तकरीबन हमारी जो वैराइटीज़ हैं, ये मेरे काश्तकार भाई और मेरे पूरे सारे पाकिस्तानी भाई, मैं उनसे ये दस्त बदस्त अर्ज़ करता हूँ कि हमारे साइंटिस्ट दुनिया के किसी मुल्क के साइंटिस्ट से कम नहीं हैं। ठीक है। हमारी किस्में दुनिया के इस आबो हवा में जो के हिसाब से डेवलप की गई दुनिया की बेहतरीन किस्में हैं। हमारी जो किस्में हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में मकबूल हुई, मैक्सी पाक बाहर के मुल्कों में भी मकबूल हुई। ठीक है। हमारी पाक 81 उसके डेरिवेटिव दुनिया भर में सिमट ने बना के भेजे। हमारी इनकलाब 91 के डेरिवेटिव गए, हमारी सहर के डेरिवेटिव गए। अभी जो हमारी अकबर है किस्म, इसको बहुत यूज़ किया जा रहा है। इसके जो सिस्टर लाइंस हैं वो दुनिया भर में जो है ना, वो ये जो क्रॉस है या इसके आगे फर्दर क्रॉस बना के जो आजकल दुनिया में सबसे जो मकबूल मटेरियल है वो यही है। ठीक है। तो आप ये जो बाद लोग गंदम, कभी ब्लैक काली गंदम, कभी ग्लूटेन फ्री गंदम, ठीक है। कभी कुछ इस तरह के दावे करते हैं, कभी हाइब्रिड गंदम। ठीक है। तो हमारी किस्मों के मुकाबले में कोई भी किस्म दुनिया के किस्म या दूसरी फसलों की जो किस्में उनके मुकाबले में आपकी आबो हवा के मुताबिक इनसे बेहतरीन किस्म दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब फसल हम काश्त करते हैं उसके बाद वो तैयार होती है, तैयार होने के बाद वो उसको हम जो कटाई हो जाती है, कटाई के बाद सर बहुत से लोगों में को वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती हैं। वो खलवाड़े उसको सही पता नहीं होता लगाने का, इकट्ठी कैसे करनी है, उसको बहुत बड़ा डम लगा दिया, किसी ने छोटे छोटे डम लगा दिए, किसी ने उसकी छोटी छोटी गठियाँ बनानी शुरू कर दी, किसी ने बहुत बड़ी बना। और उसके बाद फिर सर जब स्टोर होता है तो स्टोर में बाद ये देखा जाता है कि भाई गंदम स्टोर तो कर दिए लेकिन सारी की सारी बाद को कीड़ा लग गया, कोई परेशानी होगी। तो सर उन जो प्रॉब्लम्स हैं ज़रा वो भी बता दें कि वो हाँ, कैसे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने की आप बात कर रहे हैं जी। उसके ये है कि एक तो कटाई जो है ना, वो उसके बाद जो है वो जो गट्ठे बांधते हैं वो छोटे बांधें। ठीक है। वैसे तो मैंने देखा है आमतौर पर रिवाज यही है कि उसको ऊपर को मुंह खड़ा करके यहाँ पटवार में जो है लगा देते वो उनका लगाते हैं, फिर उसको थ्रेशिंग कर लेते हैं। तो उसके अलावा जब स्टोर में करते हैं तो वहाँ जो कीड़े हैं ना, ये सुसरी खपरा वगैरह, जी जी, वो काफ़ी नुकसान करते हैं। ठीक है। उसका हल ये है कि एक तो आप बोरियां जो है नहीं इस्तेमाल करें, या फिर आप उनको बोरियों को अच्छी तरह धूप में खुश्क कर लें, ठीक है। या किसी केमिकल के महलूल में उसको भिगो लें किसी दवाई के, वो थोड़ा सा उसमें फिर रेजिड्यू का इफेक्ट आता है गंदम में। ठीक है। लेकिन जो दूसरे तरीके हैं ना, खुश्क करना या नई बोरियों का इस्तेमाल, ये इसमें वो रेजिड्यू इफेक्ट कोई जहर अंदर नहीं जाती इसके हमारी खुराक के अंदर। अच्छा अच्छा, वो बेहतर है। अपने स्टोरों को साफ़ कर लें। ठीक है। तो गंदम को स्टॉक करने से 3 महीने 4 महीने पहले मॉइस्चर से इसको बचाना चाहिए सर। हाँ, वो बाद में आते हैं ना, उनको पहले जो है उनको अच्छी तरह साफ़ करके 3-4 महीने साफ़ करके उनको खुला छोड़ दें। ठीक है। ताकि जो कीड़े वगैरह हैं, जो अंडे वगैरह हैं, वो चूँकि जब दाने नहीं मिलेंगे उनको वहाँ, तो वो उनको खुराक नहीं मिले, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है।
मॉइस्चर के भी इसको जो तकरीबन 10% के राउंड अबाउट मॉइस्चर पे स्टोर करें, 12 से कम होना चाहिए। ठीक है। तो फिर इसको ऐसे ऐसे स्टोरों जो कमरे हैं वो स्टोर के लिए इस्तेमाल ना करें जिनमें कहीं नमी हो, ठीक उससे है। बचाएं। ठीक तो है। इस तरह की आम एहतियातें हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो हम बगैर दवाइयों के जो है, ये भी बेहतर नहीं कोई सर कि वो फॉस्टॉक्सिन का ज़रूरत पड़े तो फॉस्टॉक्सिन जहर है, क्योंकि वो दाने में नहीं, हमने वो फेंकनी होती है फर्श पे, ठीक है। वो गैस बनती है, वो जो गैस उसको कीड़ों को मार देती है उसके अंदर। ठीक है। मौसम के वक्त जो बरसात का मौसम है, जब भी कीड़ा कोई महसूस हो थोड़ा बहुत, वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है। और ज़्यादा स्टोर करें ही नहीं, जो ज़रूरत के मुताबिक है वही वो तो स्टोर ज़रूरत करें, के मुताबिक वो ही ज़्यादा करें ना, सबसे तो उससे बेहतर है बेचारों को क्या कि उन्होंने करना है। तो हाँ। सही बात है सर। ये तो पुराने इलाके के जिम्मेदारों के पास होती भी इतनी होती है, भी नहीं है, बिल्कुल सही बात ज़्यादा है होती ही नहीं है सर। उनके पास। चलें सर जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक हमने आपने पता होगा आपको कि इस हमारे एरिया जो था इसको ऑलिव वैली भी डिक्लेयर किया गया है, और यहाँ पे बहुत से लोगों ने ऑलिव जो है वो प्लांट लगाए हैं। और अच्छा, उसमें सर एक चीज़ अब ये आ रही है कि लोग जिन लगवा तो दी, हमारे डीसी साहब थे महमूद जवेद भट्टी साहब, तो उन्होंने बड़ी बेशुमार जगहों पर लगवाए हैं और उन लोगों को असिस्ट भी किया है और मोटिवेट भी किया है और लगा भी दिया। अच्छा, अब ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म फसल है सर, 5-6 साल या 4-5 साल के बाद वो फ्रूट आना शुरू होता है। तो लोगों का ये कंसर्न, अब जो नए लोग थे कि भाई अब हमारे पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, हम अगर ये जैतून लगा लेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? तो क्या ये मुमकिन है सर कि इन पौधों के आसपास भी हम वीट काश्त कर सकते हैं? वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन असल में जो जैतून की हम जो सिफारिश करते हैं, हम ऐसी ज़मीनों पे जैतून की काश्त की सिफारिश करते हैं जहाँ कोई और फसल नहीं हो सकती। ठीक है। जहाँ पत्थर है, बंजर ज़मीन। बंजर ज़मीन है, जहाँ अच्छा। कऊ ज़्यादा लगा हुआ है। कहो, ठीक है। अभी कुछ ऐसे ज़मींदार हैं जिन्होंने वो कऊ जो उगा हुआ था, वो बेकार ज़मीनें पड़ी हुई थी, उनको आबाद करके वहाँ इसको लगाया है। ठीक हम है। वहाँ लगाने की सिफारिश करते हैं। हम जो कारआमद ज़मीनें हैं वहाँ लगाने की सिफारिश नहीं करते। वहाँ नहीं करते, ठीक है। क्योंकि सर हमें तो सड़कों में भी लग गई और घरों में भी लग गई और दाएं बाएं नहीं, हर घरों जगह। में सड़कों में लगाएं, वो तो चलो कुछ ना कुछ तो ठीक है। मिलेगा। ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर आप कहें तो और भी बहुत से ऐसे फल हैं जिसमें अंगूर, जी ठीक है। वो उसकी भी सक्सेस स्टोरी है। फिर आप ये माल्टा के लिए बहुत मौजूद आब हुआ है, हमारा जो इलाका है, माल्टा भी आप लगा सकते हैं जो ज़मींदार लगाना चाहते हैं, जिनके पास लेमन के भी नहीं है? लेमन सिट्रस फ्रूट्स जो भी हैं, ठीक है। तो उनके लिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत उनके पास आपाशी का इंतजाम होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये जो पौधे हैं इनको शुरू में तो आपाशी की ज़रूरत है, बाद में भी जब कोई स्ट्रेस आए, बारिश ना हो, तो थोड़ी बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। हाँ, अभी ये जैतून तो चलो फिर भी बर्दाश्त कर जाती है। तो इस तरह के जो, और अभी हमने एक ब्लैकबेरी पे काम शुरू किया है, अच्छा। एवोकाडो पे हमने काम शुरू किया है। ठीक है। तो लेकिन वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। चंद पौधे एवोकाडो के या ब्लैकबेरी के हर बंदा लगा सकता है अपने घर में। ठीक है। इस तरह के जो हैं वो फ्रूट वैल्यू एडेड क्रॉप्स जो हैं, या कुछ सब्जियां हैं जहाँ पानी आपको दस्तयाब है, चाह रहा था सर, क्योंकि तो सब्जियां भी जो हमारा काश्तकार है ना, तो मेरा ख्याल है अपने 5-10 मरले तो लगा ही लेना घर खाने के लिए। ठीक है। बाज़ार की जो सब्ज़ी है वो पता नहीं कैसी होती है, उसमें कम से कम वो सैनिटरी मेजर्स के तौर पे फाइटो सैनिटरी जो है उसको मद्देनजर रखते हुए 5-10 मरले सब्ज़ी भी ज़मींदार हमारा लगा सकता है। किचन गार्डनिंग किचन गार्डनिंग की एक वही है ना, किचन गार्डनिंग। ठीक है। हाँ, वो लगा लें। हमारे इलाके में सर जो टिंडे की फसल थी बहुत ज़्यादा लोग लगाते थे, बरानी अभी भी लगाते हैं। चकवाल में एक बड़ी बड़ी जो है ना, वो काफी देसी टिंडा पानी है, कम है उसमें पानी वो कम होता है। तो इस तरह की भी कोई फसल जो है लोगों को काश्त करने की आप वो समझते हैं कि अगर वो कर लें? बिल्कुल करें। अगर देखें, खरबूजा है, तरबूज है। हाँ, लगा सकते हैं आप। ठीक है। मैं गंदम के बाद आप लगा सकते हैं, या यहाँ माश खरीफ में। अच्छा। तो माश भी फोटोवार में लगता है उसका, जो आप अगर कहते हैं ना 2 फसलें लगानी है, तो माश और गंदम बहुत वैल्यूएबल फसल है। हाँ, माश लगा लें, हाँ, माश के बाद गंदम आराम से आ जाती है। अच्छा, माश भी यहाँ पे हमारे इलाके हाँ, में बिल्कुल हो सकती है। मसूर आपने बताया है सर, चना बताया है, माश बताया है, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट के लिए आप बता रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है, मूंग भी आप लगा सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ये जो सारी बातें हमने की हैं, इसमें अगर किसी को असिस्टेंस दरकार है, मदद कोई चाहिए, कोई रहनुमाई चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, तो क्या आपका जो इदारा है वो लोगों को किस हद तक वो उनके लिए फैसिलिटेशन का किरदार अदा करता है, या कैसे वो आपसे अप्रोच कर सकते हैं? जहाँ तक रहनुमाई की बात है, तो हमारे दरवाजे हर वक्त
अपने काश्तकार भाइयों के लिए खुले हैं। ठीक है। हमारा बरानी ज़रई तहक़ीक़ाती इदारा फैसलाबाद है, या हमारा मेन जो अदारा है फैसलाबाद में अयूब ज़रई तहक़ीक़ाती इदारा फैसलाबाद, ठीक है। जिसके पूरे पाकिस्तान में 26 से ज़्यादा इस तरह के अदारे, जैसे चकवाल का अदारा, इस तरह के 26 अदारे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ फसलों पे काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर उन अदारों के आगे ज़ैली स्टेशन है, जैसे इसका है फ़तेह जंग में है, अभी इसके 4 स्टेशन है, फ़तेह जंग में है, मरी में है, नौशहरा सून वैली में है और अटक में है। ठीक है। अटक वाला जो है उसमें मूंगफली पे काम होता है, फ़तेह जंग वाले में गंदम पे काम होता है। ठीक है। और जो मरी वाला है वहाँ जो फ्रूट्स हैं, जो डिसिडुअस फ्रूट्स जिनको मतलब सेब है, एवोकाडो है, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उन पे काम होता है। तो ये काश्तकार आपके पास मट्टी लेके आएगा सर, या नहीं मट्टी वो जाए, कोई आपके लोग जाएंगे मट्टी की ज़रूरत नहीं है। वो डिस्कस करे कि मेरी इस तरह की ज़मीन है, फ़लाँ इलाके में है, मैं ये फसलें लगाता हूँ, तो अब मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये किस्में लगाता हूँ, कौन सी मौजूद फसलें हैं, हम उनको इस सिलसिले में गाइड करेंगे। कोशिश करेंगे कि उनको उस फसल के हवाले से कोई नर्सरी प्लांट की दस्तयाबी, ठीक है, या बीज की दस्तयाबी के लिए हम उसको मशवरे दे सकते हैं। ठीक है। और ये नर्सरी प्लांट्स, ये बीज वगैरह सस्ते को नरखों पे अवेलेबल भी हैं आपके पास? हाँ अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट के मंजूर शुदा निर्ख होते हैं उस पर अवेलेबल हैं। ठीक है सर। तो मसलन अभी गंदम का जो किस्म का रेट कीमत है एक बैग की, वो 7,700 रुपये है। ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ नर्सरी प्लांट्स की कीमत होती है जो गवर्नमेंट ने मंजूर की होती है, जो हम अवेलेबल होते हैं हम ज़मींदारों को दे देते हैं। जब हमारे पास नहीं होते तो फिर हम ये बता देते हैं कि किसी नर्सरी से आपसे मिल सकते हैं। ठीक है। कहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो ये भी हम गाइड कर देते हैं। ठीक है। कितनी खाद डालनी है, उसको कैसे मैनेज करना है, हम ये गाइड कर देते हैं। ठीक है। तो ये सर्विसेज जो हैं वो हम मुहैया कर सकते हैं। अगर मिट्टी और पानी की आपने करनी है तो हमारे अदारे के साथ ही उसी कैंपस में एक टेस्टिंग लैब है। ठीक है। वो भी अयूब रिसर्च के अंदर है, इस अदारे के अंदर नहीं है, वो मेन इंस्टीट्यूट अयूब रिसर्च उसके अंदर है। ठीक है। वो वहाँ से आप अपनी मिट्टी वगैरह टेस्ट करवा सकते हैं। फिर एक हमारा अदारा है साकरी, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, चकवाल के इसी कैंपस के अंदर है। ठीक है। तो इसी के हमारे साथ ही है, एक ही बिल्डिंग में है। ठीक है। तो वो आपको आपके इलाके के हिसाब से, जहाँ अगर मिट्टी का कटाव हो रहा है, कोई बारिश की वजह से इरोजन हो रहा है, आपने जो गलीज जो पानी की वजह से कटाव हुआ है उनको आपने कैसे सीधा करके पौधे लगाने हैं। ठीक है। आप वहाँ फलदार पौधे लगा सकते हैं, या आप कोई दूसरे दरख्त लगा सकते हैं, या आप कोई फसल लगाने के आपको ये वो आपको गाइडलाइन देंगे, आप किस तरह इस ज़मीन को मैनेज करके जो वेस्ट लैंड है आप उसको कल्चरेबल लैंड में, काबिल काश ज़मीन में कैसे तब्दील कर सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे तशरीफ़ लाए। आपने प्रोग्राम सुना, डॉक्टर साहब की बहुत ही कीमती आरा और जो तजावीज़ हैं वो भी आपने सुनी हैं। आप इस कुदरत ने हमें किसी भी मामले में से मैं महरूम नहीं रखा, हमें नवाजने में कोई कमी नहीं रखी। सिर्फ मसला है तो वो मुनासिब गाइडलाइन का, मुनासिब रहनुमाई का। डॉक्टर साहब जैसे लोग हमारे पास मौजूद हैं, हमें चाहिए कि हम इनकी शख्सियात से, इनकी जो इल्म है उससे हम भरपूर इस्तेफ़ादा करें। आज की बात अपने मुफीद मशवरे डॉक्टर साहब से सुने हैं, इन पे अमल कीजिए और अपनी और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ये फसलें काश्त कीजिए जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं, और इसी तरह कीजिए जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।